नमस्कार साथियों, पर्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। हम भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में सबसे पहले नंबर पर आते हैं पल्लव। दक्षिण भारत में पल्लव वंश का उदय उस समय हुआ जब सातवाहन वंश अपने पतन की ओर था। शिव स्कंद वर्मन को पल्लव वंश का स्थापक माना जाता है। कौन थे? शिव स्कंद वर्मन। पल्लव शासकों ने अपने शासनकाल में कांची को अपनी राजधानी बना के रखा। तो राजधानी क्या थी इनकी? कांची। इस काल के प्रमुख शासक सिंहवर्म प्रथम, शिव स्कंद वर्मन प्रथम, वीरकुर्च, शांतवर्मा द्वितीय, कुमार विष्णु प्रथम, सिंहवर्मा द्वितीय और विष्णुगोप थे। विष्णुगोप के बारे में कहा जाता है कि वह समुद्रगुप्त से युद्ध में पराजित हो गया था, जिसके बाद पल्लव कमजोर पड़ गए थे। सिंहवर्मा द्वितीय के पुत्र सिंह विष्णु ने 575 में चोलों या कालव की सत्ता को कुचलकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आगे देखते हैं अब हम। छठा पॉइंट है कि 670 में परमेश्वर वर्मा प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम को आगे बढ़ने से रोक दिया। हालांकि चालुक्यों ने पल्लवों के एक अन्य प्रसिद्ध शत्रु पांड्य राजा हरिकेशन या हरिकेशरी कुमार वर्मा के साथ हाथ मिला लिया और परमेश्वर वर्मा प्रथम को पराजित कर दिया। 695 में परमेश्वर वर्मा थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और एक शांति प्रिय शासक नरसिंह वर्मा द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। उसे कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर बनाने के लिए जाना जाता है। तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मा ने। 722 ईस्वी में अपने बड़े बेटे की अचानक मृत्यु के दुख में उसकी भी मृत्यु हो गई। 722 में उसका छोटा पुत्र परमेश्वर वर्मा द्वितीय गद्दी पर बैठा। वह 730 ईस्वी में बिना किसी वारिस की ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिससे पल्लव राज्य में एक अव्यवस्था सी व्याप्त हो गई। साम्राज्य के कुछ अधिकारियों और रिश्तेदारों के साथ घरेलू युद्ध के बाद नंदी वर्मा द्वितीय गद्दी पर बैठ गया। उसने राष्ट्रकूट राजकुमारी रीता देवी से विवाह कर लिया और पल्लव राज्य को पुनः स्थापित कर दिया। उसका उत्तराधिकारी दंती वर्मा, जो कि 796 से 846 तक बना रहा, इसने 54 वर्षों तक शासन किया। दंती वर्मा पहले राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग द्वारा और फिर पांड्य शासकों द्वारा पराजित हुआ। 846 में दंती वर्मा तृतीय उसका उत्तराधिकारी बनता है। नंदी वर्मा है। देखिए, नंदी वर्मा तृतीय उत्तराधिकारी नृपतुंग वर्मा था, जिसके दो भाई अपराजित वर्मा और कंप वर्मा थे। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं चालुक्य राजवंश के बारे में हम जानकारी लेंगे। कर्नाटक शासक चालुक्यों के एक इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक पश्चिम काल, जो कि 6वीं से 8वीं के बीच में बना, वातापी के चालुक्य कहलाए। अगले हैं कल्याणी के चालुक्य और उससे भी अगले हैं वेंगी के चालुक्य। प्रथम पुलकेशिन प्रथम, जो कि 543 से 566 बादामी चालुक्य के वंश का प्रथम शासक था। इसकी राजधानी बीजापुर थी। कीर्तिवर्मा प्रथम उसका उत्तराधिकारी था। जब उसकी मृत्यु हुई तो राजकुमार पुलकेशिन द्वितीय बच्चा था।
इसलिए सिंहासन खाली रहा और राजा के भाई मंगलेश को संरक्षक शासक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। कई वर्ष गुजरने के बाद राजकुमार की हत्या के कई असफल प्रयास किए गए, परंतु अंततः राजकुमार और उसके मित्रों द्वारा उसके मित्रों के द्वारा हत्या कर दी गई। पुलकेशिन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 तक हर्षवर्धन का काल समकालीन था। चालुक्य का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय सबसे फेमस था। उसके शासनकाल में कर्नाटक के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है पुलकेशिन द्वितीय के समय का। उसने नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। कौशल और कलिंग पर आधिपत्य के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय के भाई कुछ विष्णुवर्धन द्वारा पूर्व चालुक्य वंश यानी कि वेंगी की स्थापना की गई। 631 तक चालुक्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। इस समुद्र से उस समुद्र तक हो चुका था व्यापार उनका। हालांकि 642 में पल्लव शासक जो नरसिंह वर्मा थे, उन्होंने चालुक्यों की राजधानी बादामी पर आक्रमण कर दिया और पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। चालुक्यों का उभार एक बार फिर पुनः हुआ जब विक्रमादित्य प्रथम ने अपने शासनकालीन पांड्य, पल्लव, चोल और केरल के शासकों को परास्त कर दिया तो उस क्षेत्र में चालुक्यों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव साम्राज्य के एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने के लिए पल्लव राजा जो नंदी वर्मा द्वितीय था उसको परास्त कर दिया। विक्रमादित्य द्वितीय का पुत्र कीर्ति वर्मा द्वितीय था और राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग द्वारा हरा दिया गया। अब है मदुरई के पांड्या। दक्षिण भारत के शासनकाल करने वाले शासकों में पुराने वंशों में से एक था पांड्या। इनका वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मैगस्थनीज की इंडिका में मिलता है। ये बुक्स हैं, एक तो अर्थशास्त्र, ठीक है, और दूसरी इंडिका। इंडिका किसकी है? मैगस्थनीज की। और अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की। इनका सबसे प्रसिद्ध शासक नेंडुजेलियन था जिसने मदुरई को अपनी राजधानी बनाया था। पांड्य शासकों ने मदुरई में एक तमिल साहित्यिक अकादमी की स्थापना की जिसे संगम कहा जाता है। उन्होंने त्याग के वैदिक धर्म को अपनाया और ब्राह्मण पुजारियों का संरक्षण किया। उसकी शक्ति एक जनजाति कालभ्र के आक्रमण से घटती चली गई। 6ठी सदी के अंत में एक बार पुनः पांड्यों का उदय हुआ। उनके प्रथम महत्वपूर्ण शासक दुंदुगन था जिसने कालभ्रों को परास्त किया और पांडवों के गौरवों की स्थापना की। अंतिम पांड्य राजा वराक्रम देव था जो कि दक्षिण में विस्तार की प्रक्रिया में यूसुफ खान यानी कि यूसुफ खान द्वारा पराजित कर दिया गया। चलिए अगले वंश को देखते हैं जो कि है चोल वंश। चोल वंश 9 से 13वीं शताब्दी तक रहा। चोल वंश दक्षिण भारत के प्रसिद्ध वंशों में से एक है जिसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाकर तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों को अपने शासन में ले लिया। आरंभिक चोल जो शासक कारिकेल चोल थे जिन्होंने दूसरी शताब्दी में शासन किया। 850 में पांड्य एवं पल्लव युद्ध के दौरान विजयालय ने तंजौर पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अपने राज्याभिषेक के सफल बनाने के लिए इसने तंजौर में एक मंदिर बनवाया। इसके दौरान श्रवणकोल बेला में गोमाताश्वर का एक विशाल प्रतिमा स्थापित की। कहाँ? श्रवण बेलगोला में। विजयालय का पुत्र आदित्य प्रथम उत्तराधिकारी बनता है। राजराज प्रथम के शासनकाल के दौरान चोल अपने शीर्ष पर पहुंच गया था। तो चोल साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन? राजराज प्रथम। अपने राष्ट्रकूटों से अपने क्षेत्र वापस छीन लिया था उसने।
चोल शासकों के सर्वाधिक शक्तिशाली बन गया था। उसने तंजावुर यानी कि तमिलनाडु में भगवान शिव का एक सुंदर मंदिर बनवाया। यह उसके नाम से ही राजराजेश्वर मंदिर के नाम से कहलाया। राजराज प्रथम का पुत्र चांद्रेचोल था। इस वंश के एक अन्य महत्वपूर्ण शासक था जिसने उड़ीसा, बंगाल, बर्मा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर अपनी आधिपत्य स्थापित कर लिए। इसके शासनकाल के दौरान भी चोल वंश के प्रसिद्ध चरम पर थी। इसने श्रीलंका पर भी कब्जा कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं। कुलोत्तुंग प्रथम एक अन्य महत्वपूर्ण चोल शासक था। कुलोत्तुंग प्रथम ने दो साम्राज्यों के बीच पूर्व चालुक्य एवं तंजावुर के चोल साम्राज्य को जोड़ दिया। आधी सदी के लंबे शासन के बाद 1122 में कुलोत्तुंग प्रथम की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र विक्रम चोल बनता है, जिसे कि त्याग समुद्र भी कहा जाता है। उसका उत्तराधिकारी बनता है। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। यह एक कमजोर राजा था और पांड्यों के समर्पण कर देता है। ये बाद में जो मलिक काफूर था 1310 में तमिल राज्य पर आक्रमण कर देता है और चोल साम्राज्य को समाप्त कर देता है। अब है राष्ट्रकूट। दंती दुर्ग ने इस साम्राज्य की स्थापना की। तो राष्ट्रकूटों की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग। आपको याद रखना होगा, ठीक है, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को उखाड़ फेंका। 973 में शासनकाल स्थापित कर लिया। दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था। कृष्ण प्रथम ने द्रविड़ शैली के एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये फेमस है, इम्पोर्टेंट है, आप लगा लेना। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने। इस वंश के अन्य शासक थे गोविंद द्वितीय, ध्रुव, गोविंद तृतीय और अमोघ वर्मन नृपतुंग प्रथम। अमोघ वर्षन जो था, अमोघ वर्ष था, इस वंश का एक महान शासक था। वह गोविंद तृतीय का पुत्र था। अमोघ वर्ष के साम्राज्य विस्तार में विषय में अरबी यात्री जो सुलेमान है भी ये कहते हैं, जो कि उसके दरबार में आया था। अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि उसका साम्राज्य उस समय की दुनिया के 4 बड़े साम्राज्यों से भी एक था। इस दौरान भारत में आए अरबी यात्री अल माशदी ने राष्ट्रकूट राजा को भारत का महानतम राजा की संज्ञा दी। तो भारत का महानतम राजा की संज्ञा किसे दी गई? अमोघ वर्ष को दी गई थी। उसके द्वारा स्थापित राजवंश जिसकी राजधानी कल्याणी यानी कि कर्नाटक थी, बाद में कल्याणी के चालुक्य कहलाए। चलिए आगे देखते हैं। अब है प्रत्याहार वंश। प्रत्याहारों को गुर्जर प्रत्याहार भी कहा जाता है। ऐसा शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मूलतः गुजरात एवं दक्षिण पश्चिम राजस्थान से आए थे। नागभट्ट प्रथम ने सिंध से राजस्थान में घुसपैठ करने वाले अरबी आक्रमणकारियों से पश्चिम भारत की रक्षा की। नागभट्ट प्रथम के बाद प्रत्याहारों का लगातार हार का सामना करना पड़ा, जिससे सर्वाधिक राष्ट्रकूट शासकों ने पराजित किया था। प्रत्याहार शक्ति मेहर भोज, जो कि भोज के नाम से भी प्रसिद्ध थे, इनकी सफलता के बाद अपना खोया हुआ गौरव पा सकी। उसके विख्यात शासन में अरबी यात्री सुलेमान को आकर्षित किया। मेहर भोज का उत्तराधिकारी महेंद्रपाल था, जिसकी प्रमुख उपलब्धि मगध और उत्तर बंगाल पर अपना आधिपत्य था। उसके दरबार में प्रसिद्ध लेखक राजशेखर था, जिसने कई साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं। जैसे ये साहित्यिक रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं। एक तो कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाला और भरता एवं काव्य मीमांसा, इन सभी की रचना की है किसने? राजशेखर ने। महेंद्रपाल की मृत्यु के बाद ही सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हो गया। भोज द्वितीय ने गद्दी पर कब्जा कर लिया, लेकिन जल्द ही सौतेले भाई
महिपाल प्रथम ने खुद को सिंहासन का वारिस घोषित कर दिया। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के दक्कन वापसी से महिपाल को उसके आक्रमण से लगे घातक झटके से संभलने का मौका मिला। महिपाल का पुत्र और उत्तराधिकारी महेंद्रपाल प्रथम अपने साम्राज्य को बनाए रखने में कामयाब हो गया। अब आते हैं पाल। 8 से 11वीं शताब्दी तक रहेंगे। 9वीं शताब्दी में भारत में आए अरबी व्यापारी सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रूमी कहा था। तो रूमी किसे कहा गया? पाल साम्राज्य को। ठीक है, किसने कहा? सुलेमान ने कहा। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 में गोपाल ने की थी और गोपाल एक उत्कृष्ट योद्धा था। उसने औदतपुरी यानी कि बिहार शरीफ जिला बिहार में बौद्ध विहार की स्थापना की। गोपाल की उत्तराधिकारी धर्मपाल बना, जिसके पाल राज्य को महानता पर पहुंचा दिया। उसके नेतृत्व में राज्य का विस्तार हुआ और लगभग संपूर्ण बंगाल एवं बिहार पर उसका हिस्सा बन गया। 32 वर्षों के शासनकाल के बाद जो धर्मपाल की मृत्यु हो जाती है तो वह अपना विस्तृत साम्राज्य अपने पुत्र देवपाल को छोड़ करके चला जाता है। देवपाल 810 में गद्दी पर बैठा और 40 वर्षों तक उसने शासन किया। अपने प्राग ज्योतिषपुर यानी कि असम, उड़ीसा के क्षेत्रों पर, आधुनिक नेपाल क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण पा लिया। उसने प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र को संरक्षण प्रदान किया और बौद्ध कवि एवं लोकेश्वर शतक के लेखक वज्रदत्त देवपाल को राज दरबार में विभूषित किया। अब आते हैं सेन। सेन वंश ने पालों के बाद बंगाल पर शासन किया। इसके बाद इसके संस्थापक सामंत सेन था, जो कि ब्रह्म क्षत्रिय कहलाया, यानी कि ब्राह्मण प्लस क्षत्रिय के पुत्र कहलाए। सामंत सेन के बाद उसका पुत्र हेमसेन गद्दी पर बैठ जाता है। इसने बंगाल की अस्थिर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर एक स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर दी और उसको खुद को अपना उसका जो प्रमुख है वो बता दिया। हेमंत सेन का पुत्र विजय सेन प्रसिद्ध राजा था। लगभग संपूर्ण बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और अपने परिवार को प्रकाश में लाया। विजय सेन ने अनेक उपाधियाँ ली, जैसे परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराज आदिराज। तो ये इसने ली थी उपाधियाँ। प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने उसकी प्रशंसा में विजय प्रशस्ति की रचना की। विजय सेन के उत्तराधिकारी उसका पुत्र बल्लाल सेन था। वह प्रसिद्ध विद्वान था। लक्ष्मण सेन के शासनकाल के दौरान साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। आगे हैं देवगिरी के यादव। इस वंश का प्रथम सदस्य द्वीपहर था। हालांकि द्वीपहर का पुत्र श्योनचंद्र प्रथम वह पहला व्यक्ति था जिसने अपने परिवार के लिए राष्ट्रकूटों से जागीरदार प्राप्त कर ली थी। भिल्लम ने यादव साम्राज्य की नींव रखी और 1 शताब्दी तक कायम रखी। भिल्लम, तो भिल्लम यादव वंश किसने बनाया? भिल्लम ने। सिंघन इस परिवार का सबसे शक्तिशाली राजा था। दक्षिण में अपनी सफलता से उत्तेजित होकर सिंघन ने अपने वंशगत शत्रु उत्तर में परमार और गुजरात में चालुक्यों से युद्ध छेड़ दिया। उसने परमार राजा अर्जुन वर्मन को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इस तरह सिंघन शासन यादव राज्य और अपने गौरव चरम पर पहुंच गया। संगीत पर एक प्रमुख रचना संगीत रत्नाकर इसके दरबार में लिखी गई। आंतदेव एवं चांगदेव 2 प्रसिद्ध खगोल शास्त्री इसके दरबार में थे। संभवतः रामचंद्र अंतिम यादव शासक था। मलिक काफूर ने आसानी से कंकर देव को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। यादव राज्य अपने कब्जे में कर लिया। तो मलिक काफूर आ जाता है यहाँ पर और उस राज्य को हासिल कर लेता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।